हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो डेव्स। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे S3 के स्टोरेज क्लासेस। तो S3 के क्या क्या किस किस टाइप के स्टोरेज क्लासेस रहती हैं, एंड इसमें हम लाइफ साइकिल पॉलिसी भी देखेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट की जो S3 के अंदर डेटा है उसकी लाइफ साइकिल पॉलिसी क्या रहती है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। S3 offer a range of storage class that you can choose from based on the performance, data access, resiliency and cost requirement of your workload. सो S3 जो है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास देता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको डेटा एक्सेस करना है, उसका क्या कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका S3 स्टोरेज क्लास को ऑफर करता है। S3 is designed to exceed 99.11 times 9% data durability and 99.99% availability। अब ड्यूरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी की जैसा हमें पढ़ के समझ में आ रहा है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम अपने डेटा कोई S3 में रखते हैं तो उसके लॉस्ट होने के क्या चांसेस हैं। लॉस्ट कैसे हो सकता है? सपोज कुछ AWS की तरफ से या कोई भी हमारी डायरेक्टरी क्रैश हो गई, या AWS का डेटा सेंटर, या कह लो कि S3 पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में कुछ क्रैश हो गया, तो उस केस में क्या हमारा डेटा लॉस हो सकता है? तो उसके चांसेस 0.000011 टाइम्स 1% है, राइट। क्योंकि 99.9999911 लाइन्स ये ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि ना के बराबर ऐसे चांसेस होंगे कि आपका डेटा लॉस्ट हो। वैसे भी जब आप अपना डेटा स्टोर करते हो तो S3 जो डेटा को स्टोर करता है वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर करता है। अगर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर करेगा, अगर किसी वजह से एक अवेलेबिलिटी जोन से डेटा चला भी गया तो आपके दो अवेलेबिलिटी जोन में डेटा अवेलेबल रहेगा। इस वजह से ये हाईली ड्यूरेबल है। एंड अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जब आपको डेटा चाहिए तब डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो 99.99% अवेलेबिलिटी S3 की रहती है। एंड आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई ड्यूरेबिलिटी तो 11 टाइम्स 9 है बट अवेलेबिलिटी ओनली 99.99%, ऐसा क्यों? तो दोस्तों अवेलेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपने स्टोरेज क्लास का टाइप भी क्या लिया है। जो स्टोरेज क्लास का टाइप है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी का भी मेजरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर स्टोरेज टाइप में जो डेटा एक्सेस होता है वो आपको तुरंत नहीं मिलता। अगर आप कोई अगर फ्रिक्वेंट एक्सेस स्टोरेज टाइप यूज़ करोगे तो उसमें आपको डेटा एक्सेस तुरंत होगा। बट अगर आप स्टोरेज टाइप कोई ग्लेशियर का यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको घंटे दिन इस हिसाब से वेट करना पड़ सकता है। तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग लाइफ साइकिल S3 की बनाते हैं। Now come to S3 store data redundantly across minimum 3 availability zone by default. Amazon S3 also offer capability to manage your data throughput its life cycle. Once an S3 life cycle policy is set, your data will automatically transfer to different storage class without any changes to your application. अगर आपने लाइफ साइकिल पॉलिसी S3 की बना दी तो सपोज़ अगर आप उसमें कोई भी फाइल डालते या कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी नंबर ऑफ फाइल्स रखते हो S3 बकेट में, तो वो ऑटोमेटिकली एक स्टोरेज क्लास से दूसरे स्टोरेज क्लास में मूव हो जाएंगी। और हर स्टोरेज क्लास की अपनी कॉस्ट होती है और अपने फीचर्स होते हैं, जिसे मैं अब आगे आपको बताऊंगा। तो ड्यूरेबिलिटी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इट रेफर हाउ लाइकली इज डैट योर डेटा विल नॉट बी लॉस्ट ओवर टाइम। 99.99 11 times 9% durability means it means if you store 10 million object, it means 1 crore, and 10 millions, you can say 10 millions also, 10 million object in S3, you can expect to lose one object every 10,000 year. It is hardly impossible, right? कि अगर आप इतने ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे S3 में तो
इसके इतने चांस है कि एक ऑब्जेक्ट जाके लॉस होगा, वो भी कब, 10,000 साल में। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कम चांसेस है कि आपका डेटा लॉस्ट हो। तो AWS S3 बकेट आपको हाईली ड्यूरेबिलिटी देता है। आप एक बार स्टोर कर दोगे डेटा तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अवेलेबिलिटी रेफर टू द परसेंटेज ऑफ टाइम योर डेटा इज एक्सेसिबल व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस इट, राइट। सो नाउ कम टू द स्टोरेज टाइप, कि कितने टाइप की स्टोरेज होती है और कब हमें कौन सी स्टोरेज यूज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करेंगे S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज की। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट स्टोरेज टाइप होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसका डिफ़ॉल्ट स्टोरेज टाइप जो होगा S3 स्टैंडर्ड होगा, राइट। एंड S3 स्टैंडर्ड मतलब कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा। तो आप इस स्टोरेज टाइप को तब लेते हैं जब आपको डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना होता है, मतलब कि बार बार आप डेटा को एक्सेस करते हो। सो इसमें क्या है, इसकी हाई अवेलेबिलिटी होती है एंड लो लेटेंसी एक्सेस होता है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि ये आपको डेटा तुरंत अवेलेबल हो जाएगा जब आपको चाहिए होगा, एंड लो लेटेंसी, आपको इसकी लो लेटेंसी रहेगी। एंड ड्यूरेबिलिटी इसकी सेम, जैसा कि मैंने बात आपको पहले भी बताया था, 11 टाइम्स 9 जो है वो ड्यूरेबिलिटी रहती है। एंड जो है अवेलेबिलिटी जो है वो 99.9% रहती है। सो मोस्टली जितने भी आपके स्टोरेज क्लास हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी यही रहती है। अब इसके अगर की फीचर्स की बात करें S3 स्टैंडर्ड की, तो हाई थ्रोपुट लो लेटेंसी है। हाई थ्रोपुट मतलब आपको आउटपुट तुरंत मिलेगा, जो भी आप स्टोर करोगे तुरंत वो आप रिट्राइव कर सकते हो। एंड S3 स्टैंडर्ड में जो एक्चुअल है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस, राइट। एंड इसकी दोस्तों एक चीज़, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी हम किसी स्टोरेज क्लास की बात करेंगे तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो स्टोरेज कॉस्ट, एक होती है डेटा रिट्राइवल कॉस्ट। मतलब जब आप डेटा को स्टोर करते हो उसकी कॉस्ट होती है, और दूसरी कॉस्ट होती है जब आप डेटा को रिट्राइव करते हो। तो दोस्तों स्टोरेज कॉस्ट जो होती है S3 स्टैंडर्ड की, वो कुछ होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा फिगर, आई थिंक 0.01 समथिंग जो है इसकी स्टोरेज कॉस्ट रहती है। बट जो रिट्राइवल कॉस्ट है वो दोस्तों इसकी कुछ भी नहीं होती है, आई थिंक 0 इसकी रिट्राइवल कॉस्ट रहती है, राइट। तो जैसे जैसे हम स्टोरेज कॉस्ट कम करते जाते हैं, मतलब अगर हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे S3 इंटेलिजेंट टियरिंग में, एंड उसके बाद S3 स्टैंडर्ड आइए, 1 जॉन आइए, तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट लो होती रहेगी मगर डेटा रिट्राइवल कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से जो हमारा इनफ्रिक्वेंट डेटा होता है वो हम अदर स्टोरेज में रखते हैं, जो फ्रिक्वेंट डेटा होता है वो हम रखते हैं S3 स्टैंडर्ड में। तो S3 स्टैंडर्ड में हायर स्टोरेज कॉस्ट रहती है बट नो रिट्राइवल फीस। अब बात करेंगे इंटेलिजेंट टियरिंग की। तो इंटेलिजेंट टियरिंग में बात करें तो इट इज़ यूज व्हेन एक्सेस पैटर्न आर अनप्रिडिक्टेबल टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट। तो जब आपका एक्सेस पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब कि आपको नहीं पता कि आपका डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस है या इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस है, मतलब आपको डेटा बार बार चाहिए या डेटा आपको कम चाहिए, मतलब कभी कभी चाहिए, तो यू डोंट नो। तो उस केस में आप क्या करते हो, S3 इंटेलिजेंट टियरिंग एक्सेस का यूज़ करते हो। तो S3 स्टैंडर्ड टियरिंग क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली मूव करता है डेटा बिटवीन टू एक्सेस टेयर, फ्रिक्वेंट और इनफ्रिक्वेंट। तो फ्रिक्वेंट एक्सेस स्टोरेज टाइप की जो क्लास होती है, कह लो फ्रिक्वेंट एक्सेस स्टोरेज टाइप का जो बकेट होता है उसके बीच में, और इनफ्रिक्वेंट एक्सेस टाइप के बीच में वो मूव करता है। किसके बेस पे, वो पता लगाता है कि भाई आपका पैटर्न क्या है, जो यूजर है वो डेटा जो एक्सेस कर रहा है उसका पैटर्न क्या है। अगर वो किसी फाइल को बार बार एक्सेस कर रहा है तो इंटेलिजेंट टियरिंग उस डेटा को कहाँ पे रखेगा, S3 स्टैंडर्ड में रखेगा। स्टैंडर्ड मतलब कि फ्रिक्वेंट एक्सेस जो कि डिफ़ॉल्ट है। और अगर उसे लगा कि भाई डेटा जो है यूजर जो है
काफ़ी रेयरली एक्सेस कर रहा है, मतलब कि इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहा है, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, तो उसे वो कहाँ पे मूव कर देगा, स्टैंडर्ड आईए में कर देगा। तो वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से इंटेलिजेंस की तरह काम करता है एंड बेस्ड ऑन द एक्सेस पैटर्न वो डेटा को मूव करता रहता है, और ये ऑप्टिमाइज भी होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेव कर देता है, राइट। एंड इसकी बात करें तो इसमें भी आपको कोई रिट्राइवल फीस नहीं देनी होती, मतलब कि जब आपको डेटा रिट्राइव करना है आपको कोई फीस नहीं देनी, ओनली व्हाट यू नीड टू पे स्टोरेज कॉस्ट। तो S3 स्टैंडर्ड, S3 इंटेलिजेंट टेयरिंग में आपको स्टोरेज कॉस्ट पे करनी पड़ती है, राइट। सो इट इज आइडियल फॉर अनप्रिडिक्टेबल एक्सेस पैटर्न। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब बात करेंगे S3 स्टैंडर्ड इनफ्रिक्वेंट एक्सेस की। सो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस जो होता है, इट रिक्वायर्ड लाइक व्हेन योर डेटा लेस फ्रिक्वेंटली, राइट। जब आपको डेटा लेस फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है, मतलब कभी कभी आप अपने डेटा को एक्सेस करते हो, डेटा को लेते हो, डाउनलोड करते हो, एक्सेस करते हो, राइट, बट रिक्वायर क्विक एक्सेस व्हेन नीडेड। मगर जब भी आपको डेटा चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कि भाई मुझे तुरंत चाहिए। सपोज आप एक फ़ाइल है, एक फ़ाइल को आप कभी कभी यूज़ करते हो, बट आपकी कंडीशन ये है कि जब भी मैं यूज़ करूँ मेरे को वो फाइल तुरंत मिली सेकेंड में अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे को जब फाइल चाहिए तो मुझे वेट करना पड़ रहा है 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा, ऐसा नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, S3 स्टैंडर्ड आईए इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, कि भाई कभी कभी डेटा एक्सेस करूँगा बट जब चाहिए होगा तो मुझे तुरंत चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप मुझे वेट करवाओ। तो डेटा एक्सेस लेस फ्रिक्वेंटली बट रिक्वायर्ड रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड। सो इसकी कॉस्ट जो होती है वो लो होती है। कौन सी कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। तो जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट कम होती जाएगी। S3 स्टैंडर्ड की कॉस्ट हाई है, राइट, और उसके बाद इंटेलिजेंट टेयरिंग की थोड़ी लो है, एंड इसकी जो है स्टैंडर्ड आईए की और ज़्यादा लो हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे तो हमारी कॉस्ट लो होती जाएगी। मगर अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, स्टोरेज कॉस्ट तो लो होती जाएगी मगर रिट्राइवल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मैं कहता हूँ S3 स्टैंडर्ड है, अब मैं फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहा हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। AWS कहता है सही है, आप लोग मुझे पैसे दे रहे स्टोरेज का, कोई नहीं, आप फ्रिक्वेंटली मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपको जब भी डेटा रिट्राइव कर रहा है मैं आपसे कॉस्ट नहीं लूँगा, आप तुरंत मेरा डेटा मिली सेकेंड के अंदर एक्सेस करो। मगर इनफ्रिक्वेंट एक्सेस क्या है, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस ये कह रहा है, AWS आपसे ये कह रहा है कि भाई सही है, आप डेटा कभी कभी एक्सेस करते हो तो आप जो है मेरा इनफ्रिक्वेंट एक्सेस टाइप की स्टोरेज का यूज़ करो, तो आपकी कॉस्ट सेव होगी क्योंकि आपको रोज तो डेटा चाहिए नहीं, आपको महीने में 1 या 2 बार या 3-4 बार डेटा चाहिए, तो आप मेरे स्टैंडर्ड आईए का यूज़ करो। मगर अगर आपने स्टैंडर्ड आईए टाइप की स्टोरेज बना दी, सो राइट, एंड आप जो है डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस करने लगे, आपने सोचा कि भाई AWS तो कह रहा है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस का यूज़ करते हैं और हमारी स्टोरेज कॉस्ट तो लो हो जाएगी और हम डेटा रोज एक्सेस करते हैं, AWS को क्या पता लग रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप इनफ्रिक्वेंट एक्सेस से रोज एक्सेस करोगे, मतलब रैपिड एक्सेस, सही है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो आपको इससे भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, S3 स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर जो रिट्राइवल फीस है ना वो ज़्यादा है। इसकी रिट्राइवल फीस तो फ्री थी, इंटेलिजेंट टीयरिंग की भी रिट्राइवल फीस फ्री थी, मगर इनफ्रिक्वेंट एक्सेस की रिट्राइवल फीस ज़्यादा है, कुछ लेता है वो। तो आप जितनी बार एक्सेस करोगे कुछ ना कुछ फीस ऐड ऑन करता जाएगा, तो उस केस में आपका जो अमाउंट आएगा, टोटल लमसम अमाउंट, वो S3 स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, स्टोरेज कॉस्ट प्लस रिट्राइवल अमाउंट, तो दोनों का टोटल जो आएगा वो आपका S3 स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए जब हम कोई भी स्टोरेज टाइप का यूज़ करते हैं तो हमें सोच के करना पड़ता है कि हमारा एक्सेस पैटर्न क्या है, हमें डेटा कितना फ्रिक्वेंटली चाहिए, साल में एक बार चाहिए, महीने में एक बार चाहिए, या हमें रोज़ ये डेटा चाहिए, राइट। तो इसी बेस पे हम स्टोरेज टाइप करते हैं और इसी बेस पे हमारी कॉस्ट सेव होती है।
तो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस तब आपकी कॉस्ट सेव करके देगा जब आप डेटा को इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस करोगे, कभी कभी एक्सेस करोगे, तब तो आप कॉस्ट सेव कर सकते हो। मगर आप सोच रहे हो डेली डेटा को एक्सेस कर रहे हो और इनफ्रिक्वेंट एक्सेस आपने टाइप सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, राइट। एंड इसकी भी दोस्तों ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी उतनी ही रहती है, 99.99% ड्यूरेबिलिटी रहती है। अवेलेबिलिटी थोड़ी सी इसमें कम हो जाती है, इसमें 99.9% होती है। तो ओनली सिंगल 9 आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें आपको डेटा जो है इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस है, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी अवेलेबिलिटी 0.9% कम हो जाती है, राइट। एंड सुटेबल, ये सब जो स्टोरेज है, स्टोरेज आपकी सुटेबल क्यों होती है? क्योंकि कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है एंड आप इसमें अपना बैकअप रख सकते हो, राइट। अब बात करते हैं वन जोन आईए की। दोस्तों वन जोन आईए अपने में एक आपको नाम से पता लग रहा होगा, वन जोन। वन जोन का मतलब क्या है कि इसकी भी आदत कुछ कुछ इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस की तरह है। मतलब जो S3 स्टैंडर्ड इनफ्रिक्वेंट एक्सेस है, वन जोन इनफ्रिक्वेंट एक्सेस भी उसी की तरह है। मगर इसने क्या करा, इसने कहा कि भाई मेरा डेटा जो है एक ही जोन में मिलेगा, वन जोन में। मतलब कि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डेटा अवेलेबल नहीं होगा। तो अवेलेबिलिटी जोन का मतलब ऐसा समझिए कि AWS जो कैटेगराइज करता है, एक रीजन देता है, एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। तो जब भी आप कोई सर्विस AWS की यूज़ करते हो, तो आप एक रीजन सेलेक्ट करते हो, बम्बई रीजन, जैसा ये नॉर्थ वर्जीनिया रीजन, एंड उसके अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। अवेलेबिलिटी जोन से क्या फ़ायदा मिलता है कि आपका डेटा हाईली अवेलेबल होता है। कल को अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया, तो आपका 2 अवेलेबिलिटी जोन में उसकी कॉपी पड़ी रहती है। वो आपको नहीं दिखती, बट वो बैकएंड में पड़ी रहती है। तो कल को अगर AWS का कहीं पे जो डेटा सेंटर होते हैं बड़े बड़े, मतलब इनके फिजिकल लोकेशन होती है, राइट। हम तो इधर UI में देख रहे हैं सर्विसेज, बट इनके फिजिकल सर्वर रखे होते हैं, राइट। तो कहीं पे कुछ क्रैश हो गया, कोई सर्वर उड़ गया, कुछ भी हो गया, तो आपका उनका एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन होगा, 2 अवेलेबिलिटी जोन में डेटा पड़ा होगा। तो आपके UI में कोई, जब आप नेक्स्ट डे ओपन करोगे एंड आपको अपना सारा डेटा दिखेगा, राइट। तो दोस्तों वन जोन आईए का मतलब क्या है कि आपका डेटा सिर्फ एक ही जोन में अवेलेबल अगर होगा। अब एक जोन में अवेलेबल रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कल को आपके AWS की साइड से ही कुछ ऐसा हो गया, कोई हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, और वो सपोज उसी जोन की क्रैश हुई जहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ था, तो आपका डेटा लॉस होने के चांसेस इसमें हैं। तो डेटा इसमें हाईली अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है दोस्तों, वो रहती है 99.5%, राइट। ये इसकी अवेलेबिलिटी रहती है। तो ड्यूरेबिलिटी इसकी 99.11 टाइम्स 9 ही रहती है, बट अवेलेबिलिटी इसकी रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है? 99.5। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन में है। सो आगे चलते हैं। एंड इसकी कॉस्ट ऑब्वियसली बात है लो हो जाएगी। इसकी स्टोरेज कॉस्ट स्टैंडर्ड आईए से भी, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस जो है उससे भी लो हो जाती है स्टोरेज कॉस्ट। सो इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर बैकअप काइंड ऑफ थिंग। नाउ वी कम टू Amazon S3 इंस्टेंट रिट्राइवल। सो दोस्तों ग्लेशियर जो होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड इस स्टोरेज टाइप में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और ये किसके लिए होता है? जो डेटा आपका बैकअप का डेटा होता है, जो कि आपको महीने में एक बार एक्सेस करना हो, या 2 महीने में एक बार, या 6 महीने में एक बार, या साल में एक बार डेटा एक्सेस करना हो, तो उस टाइप का ग्लेशियर में हम डेटा को मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा Amazon S3 ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल। अब ग्लेशियर के 3 टाइप्स होते हैं, इंस्टेंट रिट्राइवल और फ्लेक्सिबल एंड डीप आर्काइव। तो इनकी भी कॉस्ट ऐसी चलती है, इंस्टेंट रिट्राइवल की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, फ्लेक्सिबल की उससे भी कम होगी, डीप की उससे भी कम होगी। और इन ग्लेशियर की कॉस्ट जितने भी मैंने आपको स्टैंडर्ड, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, फ्रिक्वेंट एक्सेस एंड वन जोन बताया, उन सब से इनकी कॉस्ट लो होती है। तो अभी बात करेंगे इंस्टेंट रिट्राइवल की। तो इट यूज फॉर लॉन्ग टर्म archive with occasional access and flexible retrieval times. It provide access to millisecond.
तो भैया ग्लेशियर जो होता है ये भी आपको लॉन्ग टर्म आर्काइव के लिए देता है कि जब आपको डेटा ओकेजनली एक्सेस करना हो, कभी कभी एक्सेस करना हो, राइट। बट आप चाहते हो जब मैं एक्सेस करूँ मेरे को डेटा तुरंत मिल जाए, तो तब आप S3 ग्लेशियर का यूज़ करते हैं, राइट। सपोज आप, कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ऑफिस में अपनी मार्कशीट लेने के लिए गए, आपने फाइनल बीटेक कर लिया एंड यू नीड ए फाइनल ईयर मार्कशीट, राइट। देन यू हैव टू विजिट द योर कॉलेज एंड यू कलेक्ट द मार्कशीट। तो उस केस में इस स्टोरेज का यूज़ हो सकता है S3 ग्लेशियर का। क्यों? क्योंकि वो आपको वन टाइम चाहिए, राइट, एंड वो आपको रोज तो नहीं चाहिए, आपको वन टाइम वो डेटा चाहिए। तो उस केस में हम ग्लेशियर स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। या कोई मेडिकल रिपोर्ट है जो कि आप बार बार तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं निकालोगे, सही है, आपको कभी चाहिए, वंस इन ए वाइल, तो उस केस में आप S3 ग्लेशियर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि डेटा आपको बहुत रेयर चाहिए एंड जब भी चाहिए आपको तुरंत मिल जाए। ऐसा ना हो कि भाई कॉलेज गए आप अपनी मार्कशीट लेने और आपसे कह दिया गया कि आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए वेट करिए या एक दिन के लिए वेट करिए, ऐसा तो नहीं होगा। आप चाहोगे जैसे ही मैं जाऊँ मेरे को मेरा आउटपुट मिल जाए, तो उस केस में आप ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल का यूज़ करेंगे, राइट। इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी हाई रहती है। ड्यूरेबिलिटी 99.11 टाइम्स 9% रहती है, अवेलेबिलिटी 99.99% रहती है, जो कि बाकी स्टोरेज की भी है। तो रिट्राइवल कॉस्ट जो है वो भी डिपेंड करेगी आपको कितना डेटा चाहिए। अगर आप इसमें बार बार डेटा को एक्सेस करोगे तो आपकी रिट्राइवल कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी। तो जब आपको ओकेजनली एक्सेस करना हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल। इंस्टेंट मतलब जब तुरंत रिट्राइव चाहिए हो, बट मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो हो, तो आपकी कॉस्ट इधर काफ़ी कम हो जाती है। अब बात करेंगे अमेजॉन S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्राइवल की। इट यूज फॉर लोवेस्ट कॉस्ट लॉन्ग टर्म स्टोरेज वेयर रिट्राइवल टाइम्स आर नॉट क्रिटिकल, इट रिट्राइवल फ्यू मिनट्स टू आवर। तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ मिनट कुछ घंटे वेट करना पड़ता है। आपको इसमें 3 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एंड इसमें भी आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, मतलब आपको डेटा ओकेजनली चाहिए तभी आप इसका यूज़ करते हैं कि साल में एक बार आपको ये डेटा चाहिए, तो आप इस स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें 3 तरीके के टाइप होते हैं, मतलब ग्लेशियर फ्लेक्सिबल के अंदर भी अगर आपको डेटा 1 से 5 मिनट के में चाहिए, मतलब जो रिट्राइवर की कॉस्ट होती है, मेरा मतलब है आप जब भी डेटा रिट्राइव करोगे उसकी कॉस्ट होती है। तो जैसा मैंने बताया इंस्टेंट रिट्राइवल में तो मिली सेकेंड में मिल रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट ग्लेशियर की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा लो हो गई, इंस्टेंट से भी लो हो गई, मगर दोस्तों इसमें आपको डेटा तुरंत नहीं मिलेगा। अगर आपको तुरंत चाहिए तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एक होता है एक्सपीडिट, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है बल्क। तो एक्सपीडिट मतलब 1 से 5 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, आप डेटा रिट्राइव कर पाएंगे। स्टैंडर्ड में 3 से 5 घंटे आपको वेट करना पड़ सकता है। बल्क का मतलब 5 से 12 घंटे, जब आपको बल्क में डेटा चाहिए तो आपको 5 से 12 घंटे के लिए वेट करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से इसके रिट्राइवल ऑप्शन होते हैं। सो स्टोरेज कॉस्ट ऑब्वियस बात है लो रहती है। रिट्राइवल जो ऑप्शन होते हैं वो उसकी कॉस्ट आपका डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन रिट्राइवल का सेलेक्ट किया। एक्सपीडिट, स्टैंडर्ड, बल्क, 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, जिसमें 1 से 5 मिनट, स्टैंडर्ड मतलब 3 से 5 घंटे में, एंड बल्क मतलब 5 से 12 घंटे में, राइट, आपको डेटा अवेलेबल हो जाएगा। नाउ वी आर टॉक अबाउट अमेजॉन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। सो ये जो होता है इसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा लो हो जाती है। कौन सी कॉस्ट? स्टोरेज कॉस्ट। इट इज़ डिजाइन फॉर डेटा डैट नीड टू बी रिटेन फॉर लॉन्ग पीरियड, और जब आपको डेटा रिक्वायर्ड होगा तो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, इसमें तो आपको 12 घंटे वेट करना पड़ सकता है। एंड जब बल्क का केस हो, जब ज़्यादा डेटा चाहिए तो आपको 48 घंटे 48 आवर्स यू नीड टू वेट व्हेन यू नीड ए बल्क डेटा। Lowest storage cost among all S3 classes but highest retrieval time, retrieval cost. So retrieval cost तो बढ़ जाती है जैसे जैसे हम स्टोरेज कॉस्ट लो करते जाते हैं, रिट्राइवल कॉस्ट बढ़ती जाती है।
सो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, जब आपका लॉन्ग टर्म बैकअप है उसे आप ग्लेशियर आर्काइव में मूव करेंगे। अगर मैं स्टोरेज कॉस्ट की बात करूं तो इधर आप देख सकते हैं स्टोरेज कॉस्ट इज 0.023 पर जीबी फॉर द फर्स्ट 50 टीबी पर मंथ एंड नो एडिशनल चार्जेस फॉर डेटा रिट्राइवल। तो ये हमारा किसके लिए है? S3 स्टैंडर्ड के लिए। तो S3 स्टैंडर्ड के लिए आपका 0.023 पर जीबी फॉर द फर्स्ट 50 टीबी पर मंथ, मतलब जो शुरू का एक महीने में आपका जो 50 टीबी का डेटा होगा उसमें इतनी कॉस्ट पर जीबी के हिसाब से लगेगी। सही है। तो स्टोरेज कॉस्ट लोअर होती है एंड रिट्राइवल कॉस्ट बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम अपनी स्टोरेज क्लास में आगे मूव करते रहते हैं, राइट। अब कंपैरिजन आप इधर देख सकते हो, मैंने इधर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ कि S3 स्टैंडर्ड जो है उसका 99.911 टाइम्स ड्यूरेबिलिटी, इतनी अवेलेबिलिटी है, बेस्ट फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा विथ हाई रिडंडेंसी। S3 इंटेलिजेंस की भी सेम ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी, इंटेलिजेंटली मूव्स डेटा बिटवीन एक्सेस टायर एंड इसका इनफ्रिक्वेंट एक्सेस का आप देख सकते हो लोअर अवेलेबिलिटी है, सुटेबल फॉर इनफ्रिक्वेंट एक्सेस है, इसकी अवेलेबिलिटी 99.9% है। वन जोन की 99.5% अवेलेबिलिटी हो गई क्योंकि एक ही जोन में डेटा है, कल को अगर वो जोन में डेटा उड़ गया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो बट लॉस इन द सेंस कि आपको डेटा तुरंत अवेलेबल नहीं होगा, यू नीड टू वेट। सो ड्यूरेबिलिटी इज़ हाई बट इज स्टोर्ड इन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। ग्लेशियर इंस्टेंट आप देख सकते हो एंड इट्स कंपेयर, इसकी स्टोरेज कॉस्ट ऑल हो जाती है, देन फ्लेक्सिबल, देन डीप आर्काइव। So I think you can understand the concept of this particular storage classes and now move to the life cycle policy. तो दोस्तों जब भी हम स्टोरेज क्लास की बात करते हैं तो वो स्टोरेज क्लास में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्टोरेज टाइप से दूसरे स्टोरेज टाइप, मैंने एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया S3 बकेट में, मैं चाहता हूँ वो ऑटोमेटिकली मूव होता जाए, पहले वो चले जाए इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में, देन वो चले जाए वन जोन में, देन उसके बाद चले जाए ग्लेशियर में। तो आई वांट टू सेंड द पॉलिसी। तो उस ऑटोमेशन को करने के लिए दोस्तों लाइफ साइकिल पॉलिसी होती है। सपोज मेरे पास डेटा है 1 से 30 डेज़ का एंड मैंने उसे सबसे पहले कहाँ स्टोर कर दिया, सबसे पहले मैंने उसे S3 में स्टोर कर दिया, न्यू डेटा इन S3 स्टैंडर्ड, राइट, जो कि डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होता है। एंड इधर से आपका डेटा जो है कौन एक्सेस कर सकता है कि सपोज AI/ML वालों को डेटा चाहिए, जितने भी रिपोर्टिंग टूल्स है डेटा वेयर हाउस वाले हैं वो डेटा को उन्हें डेटा वेयर हाउस में लोड करना है, सपोज इंक्रीमेंटल फुल लोड जो भी डेटा लोड होता है, तो जो डेली डेटा होता है वो इंक्रीमेंटली लोड हो जाता है, राइट। उसके बाद हम 30 डेज तक वेट कर सकते हैं एक जगह उसे S3 स्टैंडर्ड का टाइप देके। तो जो भी आपका फ्रेश डेटा है वो आप उसे लोड कर दो और डेटा वेयर हाउस में या रिपोर्टिंग टूल्स के थ्रू दिखा दो, बट वो आपका इंक्रीमेंटल डेटा जो भी हुआ वो 30 डेज़ के लिए आप लोग उसका टाइप देते हैं स्टैंडर्ड। बट उसके बाद आप कहते हो कि भाई 31 से 90 डेज़ के बाद वो मूव हो जाए ऑटोमेटिकली किस में, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में, जब आपको डेटा ओकेजनली चाहिए, राइट। उसके बाद आप पॉलिसी सेट कर सकते हो कि भाई सही अब 90 डेज़ के बाद ये ऑटोमेटिकली किस में मूव हो जाए, ग्लेशियर में। तो ग्लेशियर में आपके पास ऑप्शन है इंस्टेंट, फ्लेक्सिबल, डीप, तो आप चाह रहे हो फ्लेक्सिबल में मूव हो जाए, राइट। उसके बाद आप कह रहे हो 2 साल या 1 साल के बाद, मतलब इसमें डेज में सेट करते हैं तो 365 डेज या आप कह सकते हो 600 700 समथिंग डेज के बाद ये S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव में मूव हो जाए। तो एंड आफ्टर 7 ईयर के बाद डेटा मेरा डिलीट हो जाए, क्योंकि हो सकता है 7 ईयर्स के बाद मुझे उस डेटा की ज़रूरत ही ना हो। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आप इस लाइफ साइकिल को सेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो लाइफ साइकिल के रूल होते हैं, मूव ऑब्जेक्ट ओल्डर देन 90 डेज, तो आप इसे S3 इंस्टेंट में भी कर सकते हो, 365 डेज के बाद ग्लेशियर में कर सकते हो। तो मतलब आपका ये मूवमेंट चलता है आपका डेटा का, तो आप अपनी लाइफ साइकिल की सेट कर सकते हो। एंड दोस्तों जो कॉस्ट होती है
आपकी S3 बकेट की, वो आप अमेजोन के इस लिंक पे जाके कॉस्ट को चेक कर सकते हो, प्राइस को चेक कर सकते हो। तो S3 की कॉस्ट वैसे काफ़ी लो होती है, 0.001 कुछ समथिंग होती है। तो आप आराम से, अगर कोई भी आपको ऑब्जेक्ट स्टोर करना, आप स्टोर कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा बिल नहीं आएगा अगर आप कोई POC लेवल का काम कर रहे हो एंड KB में फाइल स्टोर कर रहे हो, तो देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द बिल्स, राइट। सो अब मैं बात करता हूँ आपको लैब की। तो हम प्रैक्टिकली लैब में मैं चलता हूँ एंड आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे लाइफ साइकिल पॉलिसी सेट होती है। तो चलते हैं S3 बकेट में। एंड इधर मैंने एक बकेट पहले से क्रिएट किया हुआ है, बकेट 1 वर्जनिंग टेस्ट 1। मैंने इसका वर्जन भी इनेबल किया हुआ है, और आई थिंक मैं इधर दिखा देता हूँ। हाँ, मैंने इसका बकेट वर्जनिंग इनेबल किया हुआ है। तो जब बकेट क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है नीचे कि आप वर्जनिंग इनेबल करना चाहते हो डिसेबल, तो आई हैव डू इनेबल, तो इनेबल किया हुआ है। सो जस्ट कम टू द ऑब्जेक्ट एंड इसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, माई डेटा नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, राइट। उसके अंदर फाइल है एंड फाइल मैं इसके अंदर भी चाहूँ तो अपलोड कर सकता हूँ, फोल्डर के चाहूँ तो फोल्डर के अंदर अपलोड कर सकता हूँ, फोल्डर के बाहर भी अपलोड कर सकता हूँ। नाउ कम टू द हाउ टू सेट द लाइफ साइकिल पॉलिसी फॉर बकेट। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, ऊपर मैनेजमेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैं मैनेजमेंट में जाऊँगा एंड इधर जो है क्रिएट लाइफ साइकिल रूल, राइट, ये रहा लाइफ साइकिल रूल। तो इधर हम जो है ट्रांजिशन करते हैं ऑब्जेक्ट का कि एक स्टोरेज क्लास से दूसरे स्टोरेज क्लास में कैसे मूव करेगा, देन लास्ट में डिलीट कैसे होगा, तो वो सारे डेज हम इधर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो क्रिएट लाइफ साइकिल रूल में जाएंगे, इधर लाइफ साइकिल पॉलिसी का कुछ भी नाम दे देंगे, माई लाइफ साइकिल पॉलिसी। एंड उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन एंड मोर फिल्टर। इट मीन्स क्या है कि प्रीफिक्स, क्या है प्रीफिक्स, एड ए फिल्टर टू द लिमिट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस रूल टू ए सिंगल प्रीफिक्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके बकेट में कोई फोल्डर बना हुआ है तो उस फोल्डर का नाम आप इधर देख सकते हो। सपोज मेरे मेरे बकेट में बना हुआ माई डेटा, राइट। तो मैंने माई डेटा का नाम दे दिया, तो इट मीन्स क्या है कि जो इस फोल्डर के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, मेरी पॉलिसी सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी, समझ गए। जो मैंने उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो जो फाइल रखी होंगी, मेरी पॉलिसी सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होगी। और अगर मैं प्रीफिक्स इधर नहीं देता तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट। अगर मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि बकेट के अंदर चाहे आप कितने फोल्डर क्रिएट करो, कितनी भी फाइल क्रिएट करो, ये पॉलिसी सब में अप्लाई होगी, राइट। अब उसके बाद क्या आ रहा है, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट। तो इधर आई एक्नॉलेज पे मैं क्लिक कर दूंगा, राइट। अब इधर है लाइफ साइकिल रूल एक्शन, ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्रांजिशन नॉन करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट, परमानेंटली डिलीट नॉन करंट। तो ये सारे ऑप्शन है सर। तो मैं जो पहली लाइफ साइकिल पॉलिसी क्रिएट करते हैं हम लोग, तो हम एक बार में, जैसे जो मेरे करंट वर्जन है, जो अभी अवेलेबल है करंट वर्जन, उसके लिए मैंने पॉलिसी बना दी। तो इधर मैंने करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इधर क्या कर रहा हूँ, एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट भी मैंने सेलेक्ट कर लिया कि कुछ समय बाद मैं उससे चाहूँगा कि वो ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हो जाए। तो मैंने दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए एंड उसके बाद इधर क्या है, फॉर ए लाइफ साइकिल इच रिक्वेस्ट फॉर डिटेल, तो इसे हम एक्नॉलेज कर देंगे कि ये कह रहा है कि लाइफ साइकिल ट्रांजिशन प्राइसिंग सी रिक्वेस्ट प्राइसिंग इन्फो। तो आप जो है प्राइस की जो भी इन्फो है, उसे इन्फॉर्मेशन है उसे देख लेना, उसके बाद ही आप जो है इसे चेक करना। तो देखो ये पेज का इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है अमेजोन S3 प्राइसिंग पेज का, जहाँ पे आप जाओगे तो आपको सारी कॉस्ट दिख जाएगी, राइट। तो इस पेज में आप मूव करोगे तो आपको सारी प्राइसिंग डिटेल आप पढ़ोगे, तो कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो आप इसे चेक कर सकते हो कि किसकी क्या कॉस्ट है। तो चलिए इसमें चलते हैं वापस। अब मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया चेक बॉक्स, आई एक्नॉलेज डैट। एंड अब इसके बाद है कि चूज स्टोरेज क्लास ट्रांजिशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम स्टोर करते हैं दोस्तों, वो किस में स्टोर होता है, वो होता है स्टैंडर्ड स्टोरेज, जो कि मैंने आपको बताया था फ्रिक्वेंटली एक्सेस। तो इधर आप देख सकते हो माई डेटा के अंदर मैंने फाइल डाली हुई एग्जाम्पल, राइट।
ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड दिखा रहा है, इसका मतलब है फ्रिक्वेंट एक्सेस। मैं कोई भी फाइल डालूंगा उसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज यही रहती है, स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंटली एक्सेस। नाउ कम टू द अगेन लाइफ साइकिल पॉलिसी। तो आप इधर देख सकते हो कि मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टैंडर्ड स्टोरेज से इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में चले जाए। कितने दिन बाद? 30 डेज बाद। मैं चाहता हूँ 30 दिन के बाद मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो जाए? इस इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में मूव हो जाए। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कब होगा? जब मैं पॉलिसी क्रिएट करूँगा बकेट में। उसके बाद मैंने ट्रांजिशन पे क्लिक करा, एक रिकॉर्ड और इधर आ गया, अपेंड हो गया। अब इसमें देखो, इसने अपने आप स्टोरेज क्लास सेलेक्ट कर रखे, इंटेलिजेंट टियरिंग, राइट। अब इंटेलिजेंट टियरिंग में आप देना चाहते हो कि भाई इंटेलिजेंटली जो है पता लगाए। अगर मैं इधर 30 या 40 या 50 60 डाल दिया तो इंटेलिजेंट टियरिंग में हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली पता लगा लेगा ये ऑब्जेक्ट कि इसकी कॉस्ट जो है वो IA के अकॉर्डिंग चलेगी या फ्रिक्वेंट एक्सेस के अकॉर्डिंग। अगर हम उसे बार बार यूज़ करेंगे उस ऑब्जेक्ट को तो वो क्या करेगा, उसे फ्रिक्वेंट एक्सेस में ऑटोमेटिकली मूव कर देगा, या आप ये कह लो कि जो उसकी स्टोरेज कॉस्ट है वो फ्रिक्वेंट एक्सेस की तरह लगेगी। और अगर हम उसे कभी कभी यूज़ करेंगे तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट किसके थ्रू लगेगी? इनफ्रिक्वेंट एक्सेस की। और रिट्राइवल कॉस्ट भी उसकी इनफ्रिक्वेंट की तरह लगेगी। तो इंटेलिजेंट टियरिंग काफ़ी यूज़फुल होता है। बट हम इधर क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं इधर 1 जोन IA ले लेते हैं, राइट। या ओके 1 जोन IA ले लेते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं 16 डेज के बाद वो 1 जोन IA में मूव हो जाए। हम फिर एक और ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं जिसमें आपका एक ग्लेशियर आ गया, राइट। अब इस ग्लेशियर में आपको कितने दिन के बाद मूव करना, आप इधर कह सकते हो भाई 180 के बाद मूव करना है, राइट। एक और ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो डीप आर्काइव, जिसमें आप कह सकते हो 365 के बाद मुझे इसमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी लाइफ साइकिल चलती है। एंड यू कैन सी हेयर डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब जिस दिन आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो आप उसे एक्सपायर कब करना चाहते हो। तो आप कह सकते हो कि भाई 1800 दिन बाद, मतलब अराउंड 3 ईयर 4 ईयर के बाद, राइट। आप इसे रिमूव करना चाहते हो 5 ईयर, अराउंड 5 ईयर के बाद आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए। तो आप इधर 1800 लिख देंगे, राइट। डेज में कैलकुलेट कर लोगे आप ईयर्स को और इधर उतने डेज लिख दोगे, तो उतने दिन बाद ये ऑब्जेक्ट अपने आप डिलीट हो जाएगा। नीचे नीचे आपको क्या करना है, क्रिएट रूल कर देना है। तो क्रिएट रूल करोगे तो दोस्तों पॉलिसी आपकी इधर क्रिएट हो गई एंड यू कैन ओपन इट एंड यू कैन सी इट। एंड इफ़ यू वांट टू अपडेट एडिट लेटर ऑन तो यू कैन आल्सो एडिट इट एंड you can also delete it. So it's up to you. You can also do disable also, right? So this is a one policy for the current version of the object. And if you want to non-current version of the object, तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपने वर्जनिंग इनेबल कर रखी है अपने बकेट में एंड आप चाहते हो कि जो मेरे वर्जन मैंने इनेबल कर दी एंड आपके जो प्रीवियस वर्जन है आप चाहते हो उनका भी लाइफ साइकिल बनाना। प्रीवियस वर्जन का मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया, वो आपका पड़ा हुआ, या आपने एक ऑब्जेक्ट कई बार अपडेट किया तो उसके प्रीवियस वर्जन आपकी हिस्ट्री में पड़े रहेंगे। तो आप चाहते हो उनके लिए भी पॉलिसी बनाना कि भाई मेरे जो है 3 प्रीवियस वर्जन तक, या हो सकता है 10 प्रीवियस वर्जन हो, बट आप चाहते हो कि ओनली 3 प्रीवियस वर्जन उठे आखिरी के और वो मूव हो जाएं अलग अलग स्टोरेज क्लास में। तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, दोबारा से क्रिएट लाइफ साइकिल कर सकते हैं और हम एक बकेट में मोर देन 1 लाइफ साइकिल पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इधर हम दे सकते हैं माई वर्जिन पॉलिसी एंड इधर क्या कर सकते हैं, इधर अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट करना चाहो या आप अप्लाई स्कोप किसी एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए फोल्डर के लिए रखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट कर देते हैं, इसे एक्नॉलेज कर देते हैं। अब देखिए इधर क्या आता है, ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें करंट वर्जन के लिए तो हम ऑलरेडी पॉलिसी बना चुके हैं, तो नाउ वी आर सिलेक्टिंग नॉन करंट वर्जन, सही है। तो ट्रांजिशन नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस एंड परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आखिरी में हम चाहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। इसे आई एक्नॉलेज कर देते हैं। अब देखिए इधर दोस्तों, स्टैंडर्ड इनफ्रिक्वेंट एक्सेस, मतलब कि स्टैंडर्ड में तो अभी है बाय डिफ़ॉल्ट, अब मैं चाहता हूँ उसे इनफ्रिक्वेंट एक्सेस में मूव करना। तो कितने दिन के बाद मूव करना चाहूँगा मैं उसे, 30 डेज़ के बाद। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यूअर वर्जन टू रिटेन।
तो मैं कितने वर्जन हैं जिन्हें मूव करना चाहता हूँ, मतलब कितने रिटेन करना चाहता हूँ। तो ऐसे हो सकता है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट, एक फाइल 10 बार मैंने उसे ओवरराइट करा हो या अपडेट किया हो, तो उसके 10 वर्जन मेरे उसमें बकेट में क्रिएट हो जाएंगे। बट मैं सारे वर्जन को लेके नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 या 3 वर्जन को आगे लेके जाना। तो इधर 3 सेलेक्ट कर देंगे। तो ये मेरे जो नंबर ऑफ कॉन्करेंट वर्जन है मेरे आगे मूव करेंगे। फिर ऐड ट्रांजिशन कर दिया, इधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंटेलिजेंट ईयरिंग, वन जॉन। तो मैं इधर इंस्टेंट रिट्राइवल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे मैं कर देता हूँ 60 डेज़ के बाद, राइट। इसमें भी मैं 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, या इसमें मैं फर्दर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझ पर डिपेंड है सही। अब ऐड ट्रांजिशन करा, इसमें कौन सा आ गया, फॉर्मली ग्लेशियर का। तो इसमें मैं क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसमें मैं 90 सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड इसमें भी 3 ले सकता हूँ। उसके बाद आ जाएगा डीप अर्काइवल, इसमें मैं 365 या 180 कर सकता हूँ, राइट। तो आप इसे इधर आप इसे कम करिए, इसे 90 है तो इसे 180 कर दीजिए, या वरना इसे 180 कर दीजिए। इसे ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्राइवल में हम 90 डेज़ के बाद ले जाएंगे और इसमें हम 60 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के बाद ले जाएंगे। तो इसे कर देते हैं 365। इस टाइप से रूल सेट कर दिए थे। तो ये टोटल आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको 2 साल के बाद डीप आर्काइव में ले जाना है, 1 साल के बाद ले जाना है, राइट। तो हमारा इधर क्या है, डेज आफ्टर बिकम ऑब्जेक्ट नॉन करंट। तो परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन है कि आप नॉन करंट जो है उसे 5 साल बाद करीबन आप 1800 डेज़ के बाद उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो। और कितने, उसमें भी फिर से दोबारा नंबर ऑफ वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शनल है, बाय डिफ़ॉल्ट तीनों वर्जन को डिलीट कर देगा। और आप इधर 3, 2 जितने भी वर्जन डिलीट करना चाहते हो इधर लिख सकते हो 3। एंड हेयर यू कैन क्रिएट रूल। तो आप देख सकते हो 2 लाइफ साइकिल पॉलिसी मेरी इस पर्टिकुलर बकेट के लिए क्रिएट हो चुकी है, राइट। जब आप मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको दोनों लाइफ साइकिल पॉलिसी दिखेंगी और आप जब चाहे इन्हें डिलीट, इनेबल, डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आई थिंक अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।